हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विदिति कौर और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबके साथ में अपने चैनल पे एक नए तरीके से के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। और आई होप आप सबको ये तरीका अच्छा लगे, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे कमेंट्स आते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, स्पेशली एक का कमेंट आया था कि क्या ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो जब मैंने बताया था कि वाई आई क्विट यूट्यूब, तो अभी जैसा कि जानते हैं मेरे पास कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा मुझे कोई भी स्पॉन्सर। बट इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर्स के लिए कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पर्सनली आपके चैनल पे एक मैसेज डालूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही बिगिन मैंने करा था। ये जो आप नोट्स दे सकते हो ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको राइटिंग थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रही हो, क्योंकि आई बिलीव कि नोट्स हम खुद पढ़ने के लिए रखते हैं रादर देन कि दूसरा कोई पढ़े। पर मैंने इस फॉर्मेट में बनाया था कि मैं आगे चल के आप सबको मदद कर सकूं। So the first is the chemical reactions and equations. Let me just change the color. Yes, let's start it. आज एक्चुअली मैंने भी अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके पढ़ाना बेटर समझा, क्योंकि थोड़ा चेंज भी करना चाहिए और थोड़ा आपको भी एफर्ट्स लगे मेरी वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल चेंज। A physical change, the change in which no new substance is formed, is called physical change. For example, cutting of papers. जैसे थिकनेस ज़्यादा होगा, मैं इसको कम कर लेता हूँ थिकनेस को। हाँ, फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच, वो चेंज जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता एक रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ पेपर्स। अब जब हम पेपर्स को काटते हैं तो उनका कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाय बना रही हूँ, तो जब मैंने पानी में चाय पत्ती और चीनी डाली और दूध डाला और पानी डाला, तब उसका जो प्रोडक्ट मेरे पास आया वो प्रोडक्ट था मेरा चाय बन के तैयार हो गई मेरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट, chemical change, the change in which a new substance is formed is called a chemical change. Example, burning of papers. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो केमिकल चेंज होते हैं वो चेंज होते हैं जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को जला देंगे तो उसकी राख बन जाएगी। ठीक है, और इस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग लिखते रहिए, क्योंकि मेरे नोट्स में नोट होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सबको चाहती हूँ कि आप सब इनको मतलब पढ़ें अच्छी तरह से, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को प्लीज़ बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जहाँ पर भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। मतलब अगर बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है तो मतलब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन बनी है। ठीक है, और ब्रीफली जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन, chemical reaction, the process in which a chemical change takes place, is known as chemical reaction. chemical reaction क्या होता है? हमने केमिकल चेंज पढ़ा, फिजिकल चेंज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक वो प्रोसेस जहाँ पे एक केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होता है, मतलब जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन, एक वो रिएक्शन होती है जहाँ पे केमिकल चेंज होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक्सेट्रा। जब भी कोई डेफिनेशन आए, चाहे वो बायो की हो, कोई फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, अगर केमिस्ट्री की होती है तो रिएक्शन डेफिनेशन तो पूरी लिखेंगे, बट आई वांट यू ऑल कि आप लोग उसके साथ एग्जांपल्स भी लिखें। सिमिलर विद द बायोलॉजी एंड एज फिजिक्स, अगर कोई भी डेफिनेशन आती है तो उसका अगर फिजिक्स का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखो। टीचर उस चीज़ के नंबर नहीं काटेगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो एक प्रेफरेंस होती है बच्चों के एक बिहेवियर के, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है टीचर्स को,
क्योंकि एग्जाम्पल ना लिखने के नंबर कटते हैं और लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। तो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एन एग्जाम्पल और नॉट। तो फोटोसिंथेसिस जैसे आपको पता ही है कि केमिकल रिएक्शन होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में भी केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, some observation that help us to determine whether a chemical reaction takes place or not। कुछ रिएक्शंस हमने ऑब्जर्व करी, कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करे जहाँ पे हमें 5 तरीके की चेंजेस ऑब्जर्व हुए। फर्स्ट इज अ चेंज इन स्टेट, उनका स्टेट, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैशियस बना, गैशियस से सॉलिड बना। चेंज इन कलर, जैसे पेल ग्रीन कलर होता है कहीं का, कोई ब्लूइश ग्रीनिश, जो कलर चेंज होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन होती है गैस के अंदर। टेम्परेचर चेंज होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब आता है केमिकल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे शायद से केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के ऊपर एक एक मार्क्स की आपकी डेफिनेशन फॉर श्योर बन सकती है। केमिकल इक्वेशन, the method of representing a chemical reaction with the help of a chemical formula instead of words is known as chemical equation। वो मेथड रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, जहाँ पे हम एक मेथड होता है जहाँ पे हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स के थ्रू नहीं लेकिन उनके केमिकल फॉर्मूले के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को प्लस करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या बनता है, MgO, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। सॉरी, प्लीज इग्नोर माई राइटिंग। मूविंग फर्दर, in the above equation the number of atom of each element is not same on both the side। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान करना, मैग्नीशियम को हम पूरा क्यों नहीं लिखा हमने, मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का साइन लिख दिया। ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखा, ऑक्सीजन का हमने साइन लिख दिया, ठीक है। अब इन द अबव रिएक्शन, हाँ, अब इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के वो अलग अलग हैं, चाहे वो MgO के हो या MgO2 के हो, MgO सॉरी, तो अलग अलग होते हैं। सच इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब जो ऐसी इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। पेपर में कई बार आ जाता है कि इज इट अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन और नॉट, तो आप स्केलेटल नाम सुन के डर मत जाइएगा कि स्केलेटल क्या होता है। अनबैलेंस्ड को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सारी जो एक्टिविटीज बताई हैं मैंने वो लास्ट पेज में है, क्योंकि एक्टिविटीज के क्वेश्चंस बनते हैं। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2018 का जो बोर्ड का पेपर था वो टोटली एंड टोटली सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी से ही बन के आया था, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी। सो अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट, बट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass can neither be created nor be destroyed, that is the number of atom of each element remains same before and after a chemical reaction, so that's why a chemical equation should have to be balanced। प्लीज गाइज, मेरे मार्क करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लें और देन आप इस वीडियो को सारे नोट्स लिख लें। नोट्स लिखना बहुत कंपलसरी है और एक स्टूडेंट की जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं टीचर्स एंड ऑल, वो उसके नोट्स देख के ही करते हैं। तो मैं तो जैसे आपको पूरा एक्सप्लेन कर करके समझा रही हूँ, तो मे बी ऐसा हो सकता है आपको ना मेरी थोड़ा कंजस्टेड लगे, तो आप मेरे समझाने से पहले ही आप इसको पॉज करें वीडियो को और लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतने आपकी बोर्ड की तैयारी होगी। गॉड से कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। लेकिन अब हम आते हैं इस पे, क्या लिखा है यहाँ पे विदिति, क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो हमें क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, i.e. that is the number of atom of each element। जो नंबर ऑफ एटम होता है each element का वो सेम ही रहता है बिफोर और आफ्टर रिएक्शन, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से पहले हो या बाद में हो, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो एकदम सेम ही रहते हैं। So that's why a chemical equation should have to be balanced। इसीलिए कहते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए अच्छी तरह से। मैं आपको आने वाली वीडियोस में अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि सिर्फ 5 सेकेंड में आप कैसे लर्न कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसको मार्क कर लेंगे।
केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे. The equation in which the number of atoms of each element remains same before and after chemical equation is known as balanced chemical equation. हाँ, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट के वो सेम रहते हैं इक्वेशन होने से, केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी और बाद में भी, हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन. टू लर्न मोर अब, हाँ, अब जैसे मैंने लिखा था कि आपको अगर और करना होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, तो मेरी उस पर आने वाली वीडियो भी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जस्ट फॉर reminder. So let's get started. To make a chemical equation more informative, the physical state, that is solid, liquid, gas, aqueous, gaseous, liquid, solid, of the reactant and the product are mentioned along with their chemical formula. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated in the equation only. अब केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट, चाहे वो गैशियस है, लिक्विड है, एक्वस है या सॉलिड है, हम उसके लिखते ज़रूर हैं. अगर पेपर में आप केमिकल रिएक्शन लिख के आ रहे हैं और आपने फिजिकल स्टेट उनके मेंशन नहीं करी हैं, लेट मी टेल यू ऑल कि आपके नंबर कटने वाले हैं. तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट. हाँ, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स उनके मेंशन होते हैं उनकी केमिकल फॉर्मूले के साथ में. समटाइम्स जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, वो भी इंडिकेटेड होती हैं ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यस, during a chemical reaction, breaking and making of bonds between atoms to produce new substance takes place. अब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एटम्स बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं, जो उनका बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के बीच में. फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे इजी या सबसे सिंपल, सबसे इजी रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना. When two or more substance elements or compounds combine to form a single product of the reaction are called combination reaction. जब एक या एक से ज़्यादा elements compounds एक साथ combine होते हैं, एक साथ मिलते हैं ताकि वो एक नया product form हो सके, उसको हम कहते हैं combination reaction. For example, जब हम क्विक लाइम और H2O को क्विक लाइम और H2O को मिलाते हैं तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम आते हैं. पेपर में ये मैच करने को आते हैं. क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्विक लाइम. स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ये याद रहने चाहिए, 100% आता है. इस पर आप VVI भी लिख लीजिए, तो मुझे इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए कि आप इसको क्यों नहीं करें. नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. हाँ, और जो सॉल्यूशन होता है स्लेक्ड लाइम का, वो वाइट वॉश जब होती है वॉल्स पे, उसमें भी काम आता है. तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, देखो यहाँ पे एक्वस लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, प्लस होते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2. अब आगे जाके आप रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आएगा किसने किसको डिस्प्लेस किया है. तो यहाँ से हम क्लियर हो गए. अब कैल्शियम कार्बोनेट, एक सेकेंड. कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स. जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक शाइनी सरफेस देता है वॉल्स को. ऑब्वियसली जब वो पेंट में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है एज अ कोटिंग लास्ट, तो वो शाइन प्रोवाइड करता है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3. मार्बल का क्या होता है? CaCO3. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. VVI मार्क कर लो. आई वॉन्ट यू टू मेक द नोट्स प्रॉपरली. नोट्स आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ. नोट्स शुड बी एक्यूरेट. नो लेजीनेस कि हम नोट्स बाद में बनाएंगे. नो. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. C+O2 gives CO2. ठीक है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives CO2. बर्निंग ऑफ कोल, हम इसको कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल्स. एक सेकेंड. बर्निंग ऑफ कोल, जब हम 2H2 प्लस O2 को बनाते हैं तो 2H2 होता है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये दोनों याद करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो बर्निंग ऑफ कोल है वो तो पेपर में आता है. सो लेट मी टेल यू, आप इसको हम एस्केप नहीं कर सकते, आप नहीं छोड़ सकते इसको. नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. Exothermic reaction वो reaction होता है जहाँ पे heat release होती है product के साथ में. For example, burning बहुत important है ये तीनों examples. Burning of coal, which is CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. ये होता है burning of coal का. फिर आता है respiration को तो 102% लिख लीजिए कि ये तो आएगा ही आएगा 200%. ठीक है, इसकी इक्वेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus हीट एनर्जी. हीट जहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज हो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड मेनी मोर. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. Next, decomposition reaction. The reaction in which a single substance decomposes to give two or more substance is called decomposition reaction. जहाँ वो रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है देने के लिए टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस, इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय आइदर हीटिंग, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी होता है हीट से, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब वो लाइट के थ्रू होता है तो उसको कहते हैं फोटोलिटिक थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, और सॉरी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. और जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, डिकम्पोजिशन. अब आते हैं हम हीटिंग पे. पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग का. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग. 2FeSO4 प्लस हम हीट के थ्रू करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ब्रेक हो गए Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. तो ये दो हमने देखो यहाँ पे तीनों की गैसियस फॉर्म लिख रखी है, तो इसका मतलब लिखना इंपॉर्टेंट है. अगर हम 2FeSO4 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट CaCO3 लाइमस्टोन. जब हम उसको हीट करेंगे तो हमारे पास CaO और CO2 फॉर्म होगा. नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी. जब हम H2 मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास 2H2 आ जाएगा और O2 आ जाएगा. ठीक है, अब जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लाइट के थ्रू करेंगे तो हमारे पास 2AgCl. जब हम उसको सनलाइट में करेंगे तो आ जाएगा 2Ag प्लस Cl2. ये इक्वेशन भी VVI लिख लीजिए क्योंकि ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब 2AgBr को हम सनलाइट के थ्रू पास करते हैं तो 2Ag प्लस सॉलिड के थ्रू प्लस Br हमारा फॉर्म होता है. द अबव लास्ट रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. हाँ, ये जो होती है ना इसमें एक्टिविटी भी दे रखी है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. Endothermic reaction, the reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. वो reaction जहाँ पे energy absorbed होती है उसको हम कहते हैं endothermic reaction. एग्जाम्पल होता है all decomposition reactions. सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे वो एंडोथर्मिक ही होते हैं. फॉर एग्जांपल BaOH2 प्लस NH4Cl को जब हम एक साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा BaCl2 NH3 प्लस H2O. तो ये केमिकल रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम पढ़ते हैं अभी. व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाँ, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल उससे कम हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है उसकी जगह से तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करते हैं. Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4. अब इस Fe ने Cu की जगह ले ली क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव तो Cu अलग हो गया और Cu की जगह कहाँ थी ये, लेकिन अब कहाँ आ गई ये. अब नेक्स्ट है Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस U. अब Zn भी ज्यादा रिएक्टिव है तो Zn ने इसकी जगह ले ली और इसलिए वो बेचारा अब चला गया यहाँ पे. प्लस Pb प्लस CuCl2 प्लस गिव PbCl2 प्लस U. Pb ने जगह ले ली, Cu को हटा दिया बेचारे ने. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. हाँ, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज double displacement reaction? The reaction in which there is an exchange of ions between the reactants to form new compound is known as double displacement reaction. वो रिएक्शन जहाँ पे एक एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच में ताकि वो फॉर्म कर सके एक कंपाउंड, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2.
जब मिलते हैं तो क्या होता है BaSO4 और 2NaCl, इन दोनों ने अपने एक साथ मिलकर के अपने अलग अलग कंपाउंड बना दिए। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है विधि, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये सबको याद होनी चाहिए। ये रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाती है, AU AG HG CU HPB FeZn Al Mg NaK, ये आपको याद होनी चाहिए अगली वीडियो तक। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजेशन, हाँ रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं हम इसको। आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक, तो हम इसको करेंगे अभी। हाँ, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो रिएक्शन जहाँ पे एक जो रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, जबकि दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड ही हो जाता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। Such reactions are called as oxidation, reduction, reduction और redox reaction। इसके तीन नाम होते हैं, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, in a substance gains, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। जब एक substance ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन को देता है तो उसको हम कहते हैं oxidized reaction। If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is known as reduced reaction। For example, जब एक ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन देता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जब ऑक्सीजन लूज करता है हाइड्रोजन लेता है तो उसको कहते हैं रिड्यूस्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ZnO plus C gives ZnOCO। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कार्बन। CO and ZnO is reduced to Zn। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला आता है corrosion। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is known as corrosion। जब कोई आपने देखा है कि कुछ चीज सड़ जाती है, कोई सब्जी सड़ जाए या कोई अचार सड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। जब एक मेटल को अटैक होता है, जो सब्सटेंस होते हैं जैसे एसिड्स, कोई एसिडिक एसिड जहर बन जाता है कोई चीज, उसको कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट विद ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। सिल्वर के ऊपर जब ब्लैक कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर जब ग्रीन कोटिंग हो जाती है, तो मतलब कोरोजन हुआ है। Corrosion is a serious problem, especially loose iron, as it has caused damage to car body, bridges, iron rusting, railing, etc. जब corrosion एक serious problem है, क्योंकि जब iron corrode हो जाता है, आपने देखे होंगे जो पुल्स पुल है तो काफी डेंजर होता है, ये पुल कभी भी डैमेज हो सकता है, तो काफी एक serious problem है। Next is the rancidity। When a food containing oil and fat are exposed to air, they get oxidized and their smell, taste, color change। If it is solid to be rancid and this process known as rancidity। जब आपने देखा होगा चिप्स में, जब चिप्स का एक पैकेट में कोई होल हो जाता है तो उसमें हवा जब ऑयल और फैट एक्सपोज होते हैं एयर में तो वो चीज सड़ने लग जाती है, वो रैंसिडिटी हो जाती है, उसकी जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, वो अलग हो जाता है। रैंसिडिटी को प्रिजर्व कैसे किया जाए? अब जैसे अचार वगैरह है, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए? फैट्स हैं, कैसे प्रिजर्व किया जाए? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। बाय कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, हम एयरटाइट कंटेनर जो आते हैं हम उसमें रख सकते हैं ताकि उसमें जो हवा है वो ना जा सके। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन कंटेनर विद अदर गैस, एग्जांपल चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन। और जब जहाँ पे आप बैग्स में एयर डालते हो उसमें ऑक्सीजन की जगह आप नाइट्रोजन डालोगे तो वो फूड खराब नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा हमारे पास और रह गया है तो हम इसको अभी कर देते हैं ताकि हमारे खत्म ही हो जाए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बट ट्रस्ट में आपको काफी मदद होगी। एक्टिविटी 1.1, व्हेन अ मैग्नीशियम आयरन रिबन इज बर्न्ट इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में तो वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ देने के लिए व्हाइट पाउडर। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने अपने स्कूल में किया था और मैंने खुद नहीं किया था। व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड विद रिलीज ऑफ हीट, 2 mg plus O2 gives 2 MgO। Very simple। Activity 1.2, when the solution of lead nitrate and potassium iodine both are colorless are mixed, they react with each other to form a yellow precipitate of lead oxide। जब सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन जब एक साथ मिलते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, ईच अदर के साथ में, दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं और येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडीन, जिसको हम कहते हैं। ये मेरे प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है, जो कि मैं
सही करके आई थी, लेकिन मैंने गलत लिखा था, लेकिन फिर मैंने कुछ दिमाग में अपने करा तो मैंने सही आंसर आ पाया। पर ये क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में। PbNO3 plus 2Kl plus 2Ki BbI 2KNO3 yellow precipitation. Activity 1.3. When dilute hydrochloric acid or sulfuric acid is added to zinc granules in a test tube, they react with each other to form air bubbles of hydrogen gas with range of temperature. ये मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने स्कूल में कर रखे हैं। 1.3 जब एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के जिंक ग्रैन्यूल्स में टेस्ट ट्यूब में जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ये दोनों के साथ में, एयर बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, और टेम्परेचर भी उनका हाई होने लग जाता है। Zn plus 2HCl ZnCl2 plus H2। एक्टिविटी 1.4, बस एक्टिविटी 1.4 तक ही हम 1.5 तक ही हम करेंगे, यही 5 इंपॉर्टेंट होते हैं। When water is added to calcium oxide in a beaker, then it reacts vigorously with the water to produce slaked lime calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. जब वाटर ऐड होता है कैल्शियम ऑक्साइड में एक बीकर में, वो रिएक्ट करता है विगरसली, तो वाटर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्लेग लाइम में, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज करता है काफी ज्यादा अमाउंट में हीट, जिसे जब क्विक लाइम H2 के साथ रिएक्ट करती है तो हो जाता है COH2 विच इज स्लेग लाइम। एक्टिविटी 1.5। When a ferrous sulfate crystal in a dry boiling test tube is heated, then after some time the green colored ferrous sulfate changes to brown and peculiar sulfur smell comes out from test tube. जब ferrous sulfate crystal को एक dry boiling tube में हीट करा जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये भी मैंने किया था, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट चीज होता है ब्राउन में, एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। 2FeSO4 जो हम हीट करेंगे ग्रीन कलर का होता है, तो हमारे पास आएगा FeO2 SO2 एंड SO3। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, प्लीज कर दीजिए, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड। मैं लैपटॉप अरेंज कर रही हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे और चीज़ सीख रही हूँ कि मेरा लैपटॉप किसी आपके काम में यूज आ सके, तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ माइंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।